जय हिंद, नमस्कार साथियों। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग वर्ण व्यवस्था को विधिवत तरीके से समझेंगे। देखिए साथियों, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण हमको पढ़ना क्या है, वर्ण को पढ़ना है। और वर्ण नाम जैसे ही सामने आता है, यह पाठ हमारे लिए बहुत ही सरल समझ में आता है, हमको बहुत ही सरल समझ में आता है। लेकिन जब परीक्षाओं में वर्ण से संबंधित प्रश्न पूछता है तो ठंडी के मौसम में भी माथे से पसीना छूने लगता है। जैसे कि एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द केवल स्वर वर्णों से बना हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पूछ रहा है स्वर वर्णों से बना हुआ है। इन चारों विकल्पों में तीन ऐसे हैं जिसमें व्यंजन भी है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें केवल स्वर का प्रयोग हुआ है, व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग छाड़ते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर आप लोग छाड़ते रहिए और तब तक हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, हमको पढ़ना क्या है, वर्ण पढ़ना है। वर्ण का मतलब सबसे सबसे छोटी इकाई। वर्ण का मतलब सबसे छोटी इकाई। किसकी इकाई? भाषा की, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं। और देखिए, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर पहला और दूसरा व्यंजन। यह बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सब लोग जानते हैं। अब ध्यान आपको देना कहाँ है, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है, और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। जबकि आप वर्ण बावनी को या वर्ण बावनी को पढ़े होंगे तो वर्ण बावनी में कुल 52 वर्ण आते हैं। स्वर तालिका को आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुल 13 आते हैं, ठीक है ना। स्वर तालिका को आपने देखा होगा तो कुल 13 आते हैं, और हम क्या बता रहे हैं कि स्वर की संख्या कितनी है? 11 है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें से आपको यह ध्यान देना है कि इसमें छूटा कौन सा है, तो छूटा है यह अंग और अह, यह छूटा हुआ है, यह यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या उठता है, मैं बता दूं आपको। अंग अह को स्वर क्यों नहीं माना जाता? स्वर क्यों नहीं माना जाता, यह प्रश्न यहां से उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप खोजते रहिए और यहां समझते रहिए। हमने क्या बताया? स्वर की संख्या 11, जो कि यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। फिर 11 से 13 कैसे हुआ? जो कि हमने बताया कि स्वर तालिका में स्वरों की संख्या 13 आपने पढ़ा होगा, तो 11 से 13 कैसे हुआ इसको अभी हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, थोड़ी देर के बाद। और इसको पहले समझिए। देखिए, स्वर की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है, जिसको याद करना हर एक परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे संबंधित भी कई ऐसे प्रश्न पूछ देता है परीक्षाओं में जिससे कि परीक्षार्थी उलझ जाते हैं जानकारी के अभाव में। तो इसलिए आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहली इसकी विशेषता जो है, स्वयं स्वयं उच्चरित होना। सबसे पहली विशेषता है स्वयं उच्चरित होना। देखिए, एक दिन मैं क्लास ले रहा था अपने स्कूल में, तो जैसे ही मैंने इस विशेषता को बतलाया तो एक बच्चे ने खड़ा होकर पूछ दिया कि सर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं उच्चरित होना, तो इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि हम लोग अपना मुंह बंद रखेंगे फिर भी वह उच्चरित हो जाएगा? तो मैंने उनको बताया, क्या बताया? देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्वयं उच्चरित होना। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि जो व्यंजन है इसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जो व्यंजन वर्ण है उनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता लिए व्यंजन का शुद्ध उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्वर होता है, इनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन का कोई भी योग नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसके कहने का मतलब यह है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब जो दूसरी विशेषता है आक्षरिक होना। आक्षरिक होना, आक्षरिक होना का मतलब
अक्षर में इक प्रत्यय लगा दीजिए, अक्षर में इक प्रत्यय लगा दीजिए तो हो जाएगा क्या? आक्षरिक। आक्षरिक होने का मतलब क्या है कि जितने भी स्वर वर्ण हैं उनको अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है और लिखा भी जाता है। बात समझ में आ गई? तो जो स्वर होते हैं वह आक्षरिक भी होते हैं। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता घोष होना। घोष होना, घोष होना, घोष का मतलब होता है नाद, आवाज। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से कोई न कोई ध्वनि, कोई न कोई आवाज अवश्य ही निकलती है। सबका उच्चारण करके आप खुद ही देख सकते हैं, बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, इसमें चेक करने की बात नहीं है। ठीक है ना? तो जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण किया जा सकता है और जाता है, इसका मतलब है घोष होना। ठीक। और जो चौथी विशेषता है, जो चौथी विशेषता है वह है अल्प प्राण होना। अल्प प्राण होना, अल्प प्राण होना। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? देखिए, हम किसी भी स्वर का, किसी भी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से वायु बाहर की ओर निकलती है, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं या हम श्वास वायु कहते हैं। उसी के घर्षण के माध्यम से हमारे मुख विवर से कोई न कोई ध्वनि निकलती है, कोई न कोई आवाज निकलती है। ठीक है ना? तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं? स्वर का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो प्राण वायु है, जो श्वास वायु है, अल्प मात्रा में बाहर की ओर निकलती है और उसी से स्वर का उच्चारण हो जाता है। इसके कहने का मतलब यह है। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता है मात्रा का होना। मात्रा का होना। ठीक, मात्रा का होना। मात्रा का मतलब पहचान। जितने भी स्वर हैं सबकी कोई न कोई मात्रा होती है, सबका अपना कोई न कोई पहचान होता है। जैसे हमने कहा आ का मात्रा एक खड़ी पाई, आ का पहचान है यह। ठीक। छोटी की मात्रा पीछे पाई ऊपर उठाई, छोटा ऊ का मात्रा बाएं तरफ टांग टूटा, बड़ा ऊ का मात्रा दाहिने तरफ टांग टूटा। तो यह सब क्या है? यह सब क्या है? इन सब का पहचान है, जिसको हम मात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो जितने भी स्वर हैं सबकी कोई न कोई मात्रा होती है। तो स्वर से संबंधित ये जितनी भी विशेषताएं हैं इनको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या क्या? स्वयं उच्चरित होती हैं, ठीक ना? यानी इनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन का कोई योग नहीं होता है। आक्षरिक होना, आक्षरिक होना यानी सब जितने भी स्वर हैं उनको किसी न किसी अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है और लिखा जाता है। इसके बाद है घोष होना। घोष होना का मतलब इनका उच्चारण किया जाता है, यानी इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख विवर से कोई न कोई आवाज आती है। इसके बाद है अल्प प्राण होना। अल्प प्राण का मतलब हमने बता दिया कि इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वह कम खर्च होती है। इसके बाद है मात्रा का होना। तो जितने भी स्वर हैं सबका कोई न कोई पहचान, कोई न कोई मात्रा होती है। तो साथियों, इतना आप लोग याद कर लेंगे तो इनसे संबंधित 8-10 प्रश्नों की रचना होती है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछता है। ऐसा घुमाकर पूछेगा कि आप खुद ही उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, निष्कर्ष निकालने में आपको कठिनाई होगी। तो इसलिए इन सबको आप याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं यहां इस प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? इन दोनों को स्वर क्यों नहीं माना जाता है? अगर स्वर माना जाता तो यहां पर हम संख्या 11 न बताते, बल्कि कितना बताते? 13 बताते। लेकिन स्वर तालिका में इनकी संख्या कितनी है? 13 है। तो देखिए, एक शब्द है अयोगवाह, एक शब्द है अयोगवाह। पहले इसका अर्थ समझिए। इसमें से अ को निकाल दें तो बचेगा क्या? वो योगवाह। योगवाह का मतलब होता है जो योग का वहन करता है। और अ को लगा दिए, अ उपसर्ग को पहले लगा दिए तो हो गया अयोगवाह। अ का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक है, ठीक ना? इसका मतलब क्या है?
जो योग का वहन नहीं करता है उसको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार का है, यानी इसके दो भाग है। पहला है अनुस्वार अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कहते हैं अंग को, ठीक है ना, अनुस्वार कहते हैं अंग को और विसर्ग कहते हैं आह को। रुकिए एक मिनट, एक चीज और देख लीजिए। यहां पर देखिए हमने कहा है ना कि इनको स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है, तो इसका जो निर्माण है, इसकी जो रचना है, दो वर्णों से हुआ है, आ और ये। ठीक, इसके लिए भी हमने कहा है कि इसको भी स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसकी भी रचना दो वर्णों से होती है। किससे? अ और ह से। अब देखिए जितने भी स्वर हैं यहां से लेकर यहां तक, यह एकाकी हैं, केवल स्वर हैं, उनमें किसी भी व्यंजन का रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में किसमें? अनुस्वार में और विसर्ग में व्यंजन का भी रोल है, इसलिए इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। हाँ, जो अगला प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आएगा तो भी लिखिएगा, नहीं आएगा तो भी लिखिएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका उत्तर हम खुद ही बताएंगे। धन्यवाद।